नमस्कार। सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। संसद में दोनों सदनों में आज फिर से हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, जिसे सरकार ने शर्मनाक बताया है। राज्यसभा नेता जेपी नड्डा ने कहा कि अब सदन जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के संबंधों पर चर्चा की मांग करने लगा, तो इस मुद्दे को भटकाने के लिए सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस भारत विरोधियों के साथ खड़ी है। दो दिनों से हमारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है। यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है। मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया है। ये मुद्दे को भटकाने का कुत्सित प्रयास है। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है। ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCRP का ये लिंक है, ये देश के सामने है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। हम लोग पूरे इस सदन में जितने भी मेंबर हैं, हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ में खड़ा रहते हो। सोरोस फाउंडेशन से पैसा लेकर देश को अस्थिर करने की जो षड्यंत्र है, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरा गांधी नेहरू परिवार उसमें संतृप्त है, संलिप्त है। जब इस विषय को पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर उठाया गया, तो आनन फानन में कहीं न कहीं विषय को डाइवर्ट करने के लिए, कहीं न कहीं इस विषय से अपने आप को दूर करने के लिए, भटकाने के लिए माननीय धनखड़ जी के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्रस्ताव कांग्रेस और उनके कुछ घटक दलों ने लिया है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सदन में नियमों की अनदेखी हो रही है, हमें मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। हमारी सभापति से निजी दुश्मन नहीं है, सभापति को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन सभापति विपक्षी दलों को विरोधियों की तरह देखते हैं और सरकार के पक्ष में बात करते हैं। अफसोस है कि संविधान के अडॉप्शन के 75वें साल में चेयरमैन की तरफ से हो रहे बायस्ड पार्टीजन व्यवहार विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाने पर मजबूर किया। पिछले 3 वर्षों में उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ये गंभीर आरोप है सभापति के ऊपर और लगातार इस तरीके से विपक्ष कहता रहा है कि सभापति का जो पूरा आचरण है वो पक्षपात भरा है, वो सरकार को डिफेंड करते हैं
और विपक्ष के में मुद्दों पर विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं देते हैं। अब सरकार इसका बचाव जरूर कर रही है, नंबर विपक्ष के पास ना हो, लेकिन पहली बार इस तरीके का नोटिस जो विपक्ष ने दिया है सभापति के खिलाफ, ये चेयर के लिए एम्बैरेसमेंट जरूर लाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आज जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, लेफ्ट पार्टियों के नेता थे, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता थे, तृणमूल कांग्रेस, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। और अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे के पूरे बयान को देखें तो उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से लगातार जो ये रवैया रहा है उपराष्ट्रपति का, वो पक्षपातपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि 9, 10 और 11 आज का भी जिक्र किया गया है और ये कहा गया कि किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनको अपनी बात कहने का मौका दिया गया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए, लेकिन जब कांग्रेस के नेता खड़े हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए उसका जवाब देने के लिए, तो उनको मौका नहीं दिया गया। अब मुझे लगता है, देखिए, 2 बातें अब महत्वपूर्ण है। पहला कि अब विपक्षी दल अड़े हुए हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव का ये नोटिस दिया गया है उसे एडमिट किया जाए। जब उनसे नंबर्स के बारे में पूछा गया मल्लिकार्जुन खड़गे के, तो उन्होंने कहा कि देखिए, पहले अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस है उसको एडमिट होने दीजिए, और जब ये प्रस्ताव, ये मोशन मूव किया जाएगा राज्यसभा में तो आंकड़े जुटेंगे। लेकिन सवाल है कि अभी विपक्ष के पास आंकड़े नहीं है। ये बात खुद विपक्ष के जो सांसद हैं वो कई बार कह चुके हैं कि ये जो लड़ाई है, अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस हमने दिया है, ये एक पहल है हमारी तरफ से एक संदेश देश के सामने देने की कि इस पूरे मामले में हम उपराष्ट्रपति के कंडक्ट को लेकर जो हमारे सवाल और चिंताएं हैं उसको देश के सामने रखना चाहते हैं। ये नंबर्स गेम नहीं है, हमें पता हमारे पास नंबर्स नहीं है। और किरण रिजिजू भी सार्वजनिक तौर पर ये कह चुके हैं कि बहुमत एनडीए के साथ है और ये जो नोटिस है इसको सरकार रिजेक्ट करती है। तो इसके बाद अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब उपराष्ट्रपति खुद इस तरह के आरोपों पर क्या करते हैं, आगे उनकी क्या रणनीति होती है, क्योंकि सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री सार्वजनिक तौर पर यह कह कि नोटिस को रिजेक्ट करती, ये जो का है ये उपराष्ट्रपति पद के गरिमा के खिलाफ है और उनके जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। तो ऐसे में अब मुझे लगता है देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष अपनी तरफ से इस ब्रीफिंग के जरिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि अब विपक्षी दल का नोटिस एडमिट किया जाए, मोशन मूव किया जाए और उस पर दान होगा तो ये दावा किया जा रहा है कि आंकड़े जुटेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये सवाल आंकड़ों से ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और सांसद इस के नोटिस के जरिए ये संदेश बार बार की कर रहे हैं कि जो कंडक्ट रहा है, उनका ये आरोप है विपक्षी दलों का कि उपराष्ट्रपति का कंडक्ट जो है वो पक्षपातपूर्ण है। सरकार के प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं। बहुत गंभीर आरोप यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाए हैं उपराष्ट्रपति पर, और अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार की तरफ से और क्या उपराष्ट्रपति खुद इस पूरे मामले में उन पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर क्या स्पष्टीकरण देते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि जो टकराव, जो गतिरोध, जो दूरी थी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, जो पिछले 2-3 दिनों से लगातार बढ़ती जा रही थी, अब ऐसा लगता है कि टकराव बहुत आगे बढ़ चुका है और इसका साया जो है वो संविधान पर जो चर्चा होने वाली है राज्यसभा में 16 और 17 तारीख को उस पर पड़ना तय है। ये भी उनसे सवाल पूछा गया कि क्या विपक्षी सांसद ये चाहते हैं कि अगर उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है तो क्या उन्हें चेयर पर बैठना चाहिए जब तक ये अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पर कोई फैसला नहीं होता। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देखिए, इस पर जब समय आएगा तो हम आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तय किया है कि हम प्रस्ताव का है वो सदन में आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आज शाम दिल्ली में फडणवीस कैबिनेट विस्तार को लेकर अमित शाह के साथ अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बैठक होने जा रही है। अजीत पवार शाम को दिल्ली पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री फडणवीस भी थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। एकनाथ शिंदे से कल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मुलाकात हुई थी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सत्ता बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। तो पहले जिस तरीके से 11 दिन का समय लगा मुख्यमंत्री के चुनाव में, अब जो
सुई अटकी हुई है, किसको क्या पद मिलेगा, कौन से विभाग कहाँ जाएंगे, कितने मंत्रिमंडल के पद किसको मिलेंगे, ये सारी जो बातें हैं ये दिल्ली में जब आज शाम को अमित शाह के साथ बैठक होगी तब ही शायद सुलझ पाएंगी, क्योंकि सबकी नज़रें लगी हुई हैं महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के ऊपर और किस तरीके से नई कैबिनेट जो है वो पहुंचती है, वो उसका विस्तार होता है, किस पार्टी को जो 3 धड़े हैं महायुति के, किसको कितनी सीटें, किसको कितनी पोर्टफोलियो मिलते हैं, कौन कौन से पोर्टफोलियो मिलते हैं, जो बात हो रही थी होम की, जो बात हो रही थी अर्बन डेवलपमेंट की, वो किसके पास जाता है, फाइनेंस के अजीत पवार के पास ही रहता है या नहीं। तो ये सारे अहम सवाल शायद आज शाम को जब अमित शाह के साथ बैठक होगी उसमें तय हो जाएंगे। दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज शाम को दिल्ली में अमित शाह के साथ मुलाकात करके जो कवायद है कैबिनेट एक्सपेंशन की उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। कल से ही बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर की आत्महत्या के मामले की जो चर्चा है उस पर अब पुलिस की जांच शुरू हो गई है। बेंगलुरु पुलिस की टीम आज जौनपुर पहुंच रही है। ये टीम मृतक अतुल की पत्नी की मां, चाचा और भाई से पूछताछ करेंगे। 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और सास पर पैसों के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने करीब 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया और 24 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा। उन्होंने लिखा था कि उनके पास और कोई उपाय नहीं बचा है। अतुल का शव उनके फ्लैट से मिला। कमरे में जस्टिस इज ड्यू की एक तख्ती भी मिली। पुलिस ने अतुल की पत्नी और पत्नी के परिवार पर आत्महत्या के उकसाने का केस दर्ज किया है। वहीं इंजीनियर अतुल सुभाष के माता पिता ने अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग की है। बच्चे को इंसाफ भी दिला दीजिए, बस मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गई। मेरा बेटा चला गया। कुछ नहीं बताया। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बोल पाया उसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लॉ की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया है। जैसे भगत सिंह अपने फांसी पर चढ़ के कितने आदमी तब काम किया है, शहीद हुआ है, वो शहीद हो गया। इतने लोगों को कानून व्यवस्था के बारे में बता के, जो अपने भारत की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, जो रिश्वत लेने वाली समस्या उसके बारे में बताया है। मेरा बच्चा चला गया। जागृत किया है उसने और कुछ नहीं किया। हमारा बेटा हमको कहता था कि पापा हम जाते हैं कोर्ट में तो हमारे पास हमको जो है सो पूरा जस्टिस नहीं मिलता है। हर आदमी हमको जो है सो कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है। वहीं इस मामले में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, जिनके ऊपर आरोप लगाए थे अतुल ने, उनके परिवार से भी प्रतिक्रिया आई है, आपको सुनाते हैं। सुभाष जो आरोप लगाने सारा निराधार है। जो निकिता है वो बाहर है, वो जब आ जाएगी तो सारी हर चीज़ का जवाब देगी। हर चीज़ जितनी भी उन्होंने ब्लेम लगाया, सारा सब चीज़ का एक्सक्यूज है उसके पास में। लेकिन अब मैं तो इस बारे में तो एकदम दूसरे मकान में रहता हूँ, रिश्ते में उसका ताऊ जरूर हूँ गार्जियन के रूप में, नहीं बाकी सारा केस का सिलसिले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे को जानकारी नहीं, वही लोग करते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई है और अदालतों से सावधानी बरतने को कहा है। तेलंगाना से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिशोध के तहत पति के रिश्तेदारों को फंसाने के ट्रेंड पर चिंता जताई है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस के फैसले और बेंगलुरु की ताज़ा घटना को लेकर हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने जाने माने वकील मनन मिश्र से बात की, आपको सुनवाते हैं। दहेज प्रताड़ना के मुद्दे पर एक बड़ी घटना, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और न्यायपालिका और अगर हम कहें कि
संसद से जुड़े मनन कुमार मिश्रा साहब जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं और साथ में राज्यसभा के सदस्य भी हैं। सर, इस घटना को कानून की नज़र से देखें, अदालत की नज़र से देखें और संसद की नज़र से देखें, बहुत सवाल उठे हैं। पहली बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया। अब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए और आपकी तरफ से इस पर क्या हो? नहीं, देखिए, ये इस कानून का बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है, व्यापक दुरुपयोग हो रहा है। ये कानून जब बना होगा तो महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए बना होगा, किसी के हरासमेंट ना हो। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, हस्बैंड्स का हरासमेंट, रिश्तेदारों का हरासमेंट वो होने लगा है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ये पहली टिप्पणी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार पहले भी कहा है कि इस ऐसे घटनाओं की जांच बहुत गंभीरता से होनी चाहिए और सावधानी से होनी चाहिए, ताकि कोई इनोसेंट आदमी वो हरास ना हो, इनोसेंट हस्बैंड, इनोसेंट रिश्तेदार वो हरास ना हो। को बेल के मामलों में कोर्ट्स को लिबरल होने चाहिए। रिश्तेदारों को, जैसे ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मौसा मौसी, सारे रिश्तेदारों को इसमें बना दिया जाता है एक्यूज्ड। तो वैसे केसेज में जो सीजन्ड कोर्ट है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो तो बड़े लिबरल होते हैं, क्वाश भी कर देते हैं। लेकिन अब ये घटना, बेंगलोर की घटना, कौन कैसी जुडिशल ऑफिसर थी वो, अब तो वो जांच का विषय है। लेकिन ऐसे केसेज में मेरा मानना है कि दिस इज़ द हाई टाइम व्हेन द पार्लियामेंट शुड आल्सो रिकंसीडर दिस लॉ, और उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का एक प्रावधान होना चाहिए। मीडिएशन से अगर निपट जाए ऐसे मामले, घरेलू विवाद के मामले हैं, तो भी बेटर होगा। लेकिन रजिस्टर, कोई एफआईआर हो, कोई कंप्लेंट रजिस्टर हो, उसके पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो जाए तो मेरे समझ से वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो संसद सदस्य होने के नाते क्या आप इस सवाल को उठाऊंगा, मैं अगले सत्र में इस सवाल को उठाऊंगा। ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पूरा समाज इससे इन्वॉल्व है, तो इसमें समाज के कल्याण के लिए सवाल उठाऊंगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी निहाल जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से। निहाल, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो इंजीनियर का मामला है, इसमें अभी तक पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है और क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, डीसीपी व्हाइटफील्ड जो कि ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर हैं, उन्होंने ये बताया कि पुलिस टीम भेज दी गई है जौनपुर के लिए, जो कि पहले लखनऊ जाएगी और लखनऊ से सड़क मार्ग के जरिए वो जौनपुर पहुंचेगी। तो आज देर शाम तक वो जौनपुर पहुंच जाएगी और इसके बाद इसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसके तहत नोटिस दिया जाता है। जितने भी आरोपी हैं उनको नोटिस दिया जाएगा, फिर उनसे बातचीत पुलिस की टीम करेगी, पूछताछ करेगी। अगर पूछताछ में जो आरोपी हैं, यानी अतुल की पत्नी, अतुल की सास, अतुल की पत्नी के भाई और उनके ताऊ, अगर ये लोग कोऑपरेट करते हैं और तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि जो भी जांच है वो वहां पे पूरी की जाए। लेकिन अगर ये सहयोग नहीं करते हैं, तो जो कि आमतौर पर देखा गया है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, तो उन्हें जहां ये मामला दर्ज होता है वहां बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। तो ये दोनों विकल्प है। तो जैसे ही पुलिस टीम जाएगी वहां पे, वो नोटिस देगी और नोटिस देने के बाद उनसे पूछताछ करेगी। फिर आगे क्या कदम उठाना है, ये इसके बाद ही तय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बात करते हैं गुरुग्राम में एक बार के बाहर ब्लास्ट का, जो कल हमने सीसीटीवी पर आपको दिखाया था, वहाँ उसको लेकर एनडीटीवी का एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। चंडीगढ़ से लेकर गुरुग्राम तक बार के बाहर बम ब्लास्ट की एक ही सिंडिकेट उसके लिए जिम्मेदार है। धमाके में गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग शामिल है। कारोबारियों में दहशत फैलाने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। फायरिंग की बजाय देसी बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। मांगी जा रही है करोड़ों रुपए की रंगदारी और बार मालिक पहले भी कर चुका था पुलिस से इस मामले में शिकायत। गुरुग्राम पुलिस ने बार के बाहर सुरक्षा लगाई हुई थी। उन्हीं सुरक्षा कर्मियों ने एक आरोपी को पकड़े गए आरोपी सचिन तालियान के पास 2 देसी बम, 1 पिस्टल और 5 कारतूस बरामद हुए हैं। सचिन ने बताया कि वो गोल्डी बरार के लिए काम करता है। गुरुग्राम और चंडीगढ़ दोनों हमलों के पीछे रणदीप मलिक नाम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मलिक अमेरिका में है और लॉरेंस और गोल्डी बरार के लिए काम करता है। मलिक शूटर से सिग्नल ऐप पर बात करता है। रणदीप मलिक ने बाबा सिद्दीकी, नादिर शाह हत्याकांड में भी शूटर्स को हथियार मुहैया कराए थे।
ये घटना जो है वो सीसीटीवी पर कैद हुई थी। और आपको बता दें कि इस तरीके से ये देसी बम जो फेंके गए, उसके बाद जिस व्यक्ति को तभी पकड़ लिया गया था, इससे आगे पुलिस ने नाके पे इसको पकड़ लिया। और ये जो व्यक्ति है जिसने बम फेंका है, सचिन, वो मेरठ का रहने वाला बताया जा रहा है। जैसा कि पिछले कई हमलों में और इस तरह की घटनाओं में हमने देखा है, इसमें भी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। गुरुग्राम में और चंडीगढ़ में बार के बाहर जो बम धमाके हुए हैं, उस मामले में पुलिस सूत्रों से एनडीटीवी को एक बड़ी जानकारी मिली है। दोनों ही मामलों में एक ही सिंडिकेट शामिल है, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग। यही गैंग दोनों घटनाओं में शामिल है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने कारोबारियों में दहशत फैलाने के लिए एक नया तरीका अपना लिया है, एक नया पैटर्न है। ये लोग अब फायरिंग की बजाय सीधा कारोबारियों के ठिकानों पर या बार मालिकों के जो क्लब हैं या उनके बार हैं, उनके बाहर सीधा बम विस्फोट करवा रहे हैं। पहले चंडीगढ़ में 26 नवंबर को सेक्टर 26 में 2 क्लबों के बाहर बम ब्लास्ट कराया गया और इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए, जिसमें एक का नाम विनय और दूसरे का नाम अजीत है। ये दोनों हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं और इन लोगों से जब पूछताछ हुई तो इन्होंने कहा कि वो गोल्डी बरार के लिए काम करते हैं और करोड़ों की रंगदारी के लिए उन्होंने बम ब्लास्ट किए हैं। पुलिस के मुताबिक जो चंडीगढ़ में जो 2 क्लब थे, उनमें से एक क्लब रैपर और पंजाबी गायक बादशाह का था। इसके बाद बीते मंगलवार की सुबह गुरुग्राम में सेक्टर 29 में ह्यूमन बार के बाहर एक बम ब्लास्ट हुआ। हालांकि मौके से आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी का नाम सचिन है, जो कि मेरठ का रहने वाला है। उसके पास से 2 देशी बम, 1 पिस्टल और 5 कारतूस बरामद हुए। आरोपी से जब पूछताछ हुई तो उसने कहा कि वो गोल्डी बरार के लिए काम करता है और करोड़ों की रंगदारी के लिए उसने ये बम विस्फोट किए हैं। दरअसल जिस ह्यूमन बार का जो मालिक है, जिसके यहाँ ये बम ब्लास्ट हुए, उससे काफ़ी पहले से गोल्डी बरार करोड़ों रुपए की रंगदारी मांग रहा है, जिसकी शिकायत उसने गुरुग्राम पुलिस में की थी। और गुरुग्राम पुलिस ने बार के बाहर पहले से सुरक्षाकर्मी लगाए हुए थे, जिन्होंने तुरंत एक आरोपी को मौके से पकड़ लिया, जबकि 2 आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। वहीं इस मामले में जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि दोनों ही घटनाओं में मास्टरमाइंड रणदीप मलिक है। रणदीप मलिक हरियाणा के जींद का रहने वाला है और एक ट्रांसपोर्टर है और 2011 से लेकर 2015 तक वो हरियाणा में छोटी मोटी वारदात करता रहा और उसके बाद वो अमेरिका भाग गया। अभी फिलहाल वो गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहा है। वो लगातार शूटरों से सिग्नल ऐप पर संपर्क में रहता है और उनको हथियार से लेकर पैसे मुहैया कराने का जो काम है वो उसी ने किया था। दोनों ही वारदातों में जो हमलावर थे, उनको पैसे और हथियार और जो बम की व्यवस्था थी वो उसी ने की थी। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और नादिर शाह हत्याकांड में भी उसने ही शूटरों को पैसे और हथियार मुहैया कराए थे। तो लगातार वो गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा है और हाल में जो कारोबारियों में दहशत फैलाने के लिए जो बम विस्फोट करवाए गए हैं, उनमें बम की व्यवस्था और साथ में जो वेपन है, पैसे हैं, उसकी व्यवस्था रणदीप मलिक ने ही की थी। यहाँ तक कि चंडीगढ़ में जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट पर जो गोल्डी बरार ने जिम्मेदारी ली थी, उसमें भी हैशटैग में रणदीप मलिक का नाम लिखा हुआ था। तो अब इस पूरे मामले में जो 2 आरोपी हैं गुरुग्राम से जो भागे हैं, उनकी तलाश की जा रही है और जांच में ये बात सामने आई है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग ने कारोबारियों में दहशत फैलाने के लिए नया पैटर्न अपना लिया है, जिसमें फायरिंग की बजाय वो सीधा बम विस्फोट करवा रहे हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। वहीं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन लेने के लिए जुट गई है। सभी जिलों की पुलिस को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान और कर उन पर एक्शन लेने को कहा गया है। क्राइम ब्रांच की टीम को निर्देश दिए गए हैं कि वो इस काम को आगे बढ़ाए। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके बाद कई मुस्लिम
प्रभावशाली लोगों ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को पत्र लिखा और फिर विनय सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा और ये कहा कि दिल्ली में जितने भी अवैध बांग्लादेशी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और 2 महीने के अंदर उनको रिपोर्ट सौंपी जाए। इसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई है। इस वक्त मैं दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में हूं और यहाँ पर आप देखिए कि जो ड्राइव है, यहाँ पर जो ड्राइव है वो लगातार चल रही है। जो दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, क्या ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, ये लोग कहाँ से आए हैं, ये सारी जानकारी इनसे ली जा रही है। आप देखें कि तमाम जो यहाँ पर मोस्टली जो लोग हैं वो काम करते हैं कबाड़ का, तो उनसे ये दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर ये लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ से आए हैं, और ये सारी जानकारी जो है वो ली जा रही है। क्योंकि दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं और खास तौर से कालिंदी कुंज और आसपास के इलाकों में। तो दिल्ली पुलिस के जवान अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरह की वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं जिसके जरिए ये प्रूव हो कि आखिर ये लोग कहां से आए हैं, और अगर ये पाया गया कि इनके डॉक्यूमेंट्स इलीगल हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस पहुंच गई है और लगातार तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिदुल इस्लाम। कहाँ के रहने वाले हैं? आसाम का। असम। यहाँ कब से आए? दिल्ली में कब से आए हैं? यहाँ पे हमारा हो गया इस जगह 12 साल। 12 साल जी। तो आधार कार्ड वगैरह है आपके पास? सारी चीजें? कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, सब कुछ है, पैन कार्ड है, सब कुछ। अच्छा। और ये आपके परिवार से सारे लोग? हाँ, ये हमारा ही है। हाँ, अच्छा। आप कब से यहाँ पे? कब से रह रहे हैं? 2-3 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। हिंदी समझ में नहीं कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? असम से। असम से? हमें गोदाम होता है, पूछताछ तो बस है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं, कोई जानकारी है आपको? मुझे पता नहीं। कोई आगे तो बताएंगे पुलिस को आप लोग? हैं? तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं उनके जो दस्तावेज हैं वो पुलिस चेक कर रही है, और ये ड्राइव दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रही है। और पुलिस का कहना यह है कि अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं पाए गए तो ऐसे लोगों को खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी, और दिल्ली के उपराज्यपाल को ये जो रिपोर्ट है वो सौंपनी है। दिल्ली में बांग्लादेशियों और जो रोहिंग्या हैं उनका मुद्दा चुनाव में काफी गर्म है, और दिल्ली के उपराज्यपाल ने अब आदेश दिया है कि यहाँ पर दिल्ली में जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और 2 महीने के अंदर उनको रिपोर्ट सौंपी जाए। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन जाकर वहां पर 3000 पेज का एक दस्तावेज सौंपा है। अरविंद केजरीवाल ने वोटर लिस्ट में से लोगों के नाम कटने की शिकायत की है और चुनाव आयोग से कहा है कि चुनाव आयोग ने उन्हें आश्वासन भी दिया है। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, जरा सुन लीजिए। हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से आज हमारी एक टीम इलेक्शन कमीशन से मिली। हम लोग इलेक्शन कमीशन के आभारी हैं कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे हमें मिलने का समय दिया। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3000 पेजेस के सबूत रखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के, जो लोग अपने अपने घरों में कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। मैं पहले भी कई हैकेथॉन्स का हिस्सा रहा हूं। आपने कभी निराश नहीं किया, हमेशा मेरा विश्वास और बढ़ाया है। आपके पहले जो टीम्स रही हैं उन्होंने सॉल्यूशंस दिए, वो आज अलग अलग मंत्रालयों में बहुत काम आ रहे हैं। अब इस हैकेथॉन में देश के अलग अलग हिस्सों में टीम क्या कर रही है, मैं आपके इनोवेशंस के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले कौन हमारे साथ बात करेंगे? पहले
श्रीनगर के बिग ब्रेन्स ग्रुप आपसे चर्चा करेंगे। श्रीनगर। नमस्ते जी। Namaste, sir. I am Saida of Team Big Brains, participating in SIH. We are from Karnataka, Bengaluru. सर हम नोडल सेंटर NIT श्रीनगर में है और यहाँ पे काफी ठंडी है, तो अगर बात करते समय थोड़ी गलती हो गई तो हमें क्षमा कीजिए। नहीं, आप लोग बहादुर होते हैं, कोई ठंड आपको असर नहीं करती, आप चिंता मत कीजिए। Thank you, sir. We are participating under the problem statement provided by Ministry of Social Justice and Empowerment, जहाँ पे we are building a virtual reality friend for children with autism spectrum disorder and intellectual disability, जहाँ पे they will be using this as an interactive skills enhancer. तो हमारे देश में there are around 18 million people on the autism spectrum, and there is one child out of every 100 children who faces intellectual challenges. तो इन सब को address करने के लिए we'll be building a tool which will act like a dost that they can carry on their smartphones. Virtual reality use करने के लिए उनको कोई special set की जरूरत नहीं होगी. They can access it from their phones या laptops या जो भी device है उनके पास. And ये एक ऐसा दोस्त होगा जो उनको उनकी हर task में guide करेगा. It is an AI powered virtual reality solution. तो अब जैसे कोई दिनचर्या का काम हो गया जो उनसे नहीं हो पाता, they face challenges when it comes to learning a language या लोगों से बात करना, communication, social interaction, तो हर टास्क के लिए it will be broken down into छोटे-छोटे। आप जो काम कर रहे हैं, हाँ, इससे इन बच्चों की सोशल लाइफ पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? वो इस दोस्त की मदद से सीख पाएंगे कि सोशल इंटरैक्शंस में क्या सही है, क्या गलत है और कैसे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक सेफ एनवायरनमेंट में सीख के आगे जाके वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। ऑटो चालकों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियों अपने दाव खेल रही है। अरविंद केजरीवाल ने कल 5 गारंटियों का ऐलान किया जो बीजेपी ने ऑटो वालों से 7 वादे किए। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप, ऐसा बीजेपी कह रही है। 17 सितंबर 2025 से जीवन बीमा कवर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, कॉलोनियां, बाजारों में होल्ड एंड गो स्टैंड, लास्ट माइल कनेक्टिविटी योजना में शामिल, ई ऑटो खरीदने पर बिजली रिचार्ज के लिए सहायता राशि, ऑटो फाइनेंस सेंटर्स में कमेटी ऑटो चालकों के 2 प्रतिनिधि। दिल्ली के मुख्यमंत्री पिछले 10 सालों में इनको सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कल भी उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। मैं अरविंद केजरीवाल से निवेदन करता हूं, अब घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। आपको अगर करना है तो आज ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन करो। जो आपने वादे किए हैं आज ही पूरा करो। इनको तुरंत रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन मैं आऊंगा तो करूंगा, तो ये कोरी बयानबाजी दिल्ली में नहीं चलेगी। ये ऑटो चालक परिवार जानता है कि अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों में धोखा दिया है और अभी सब ने मन बनाया है कि ये 1 लाख ऑटो चालक पूरी की पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करेंगे। वहीं दिल्ली में अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके कहा कि दिल्ली में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले खबर आ रही थी कि गठबंधन की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में सहमति अंतिम चरण में है। कांग्रेस को 15 सीटें और अन्य इंडिया गठबंधन संगठन के सहयोगियों को 1 या 2 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अब अकेले ही चुनाव लड़ने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव अपने दम पर लड़ेगी, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में फंसे 5 साल के आर्यन को बचाने का ऑपरेशन जारी है।
एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बोरवेल के पास सुरंग बनाने का काम हो रहा है। सुरंग के लिए 70 फीट तक गड्ढा खोदा जा चुका है। बच्चा बोरवेल में 150 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है। पाइप के जरिए आर्यन तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। आपको ये बता दें कि सोमवार दोपहर को खेलते समय ये बच्चा बोरवेल में गिर गया था, जिसके बाद से बच्चे को बोरवेल से निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी वीरेंद्र शेखावत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ अभी पता चल पाया है? बच्चे की हालत क्या है और कितना समय बच्चे तक पहुंचने में लगेगा? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो है आर्यन को बोरवेल में गिरे हुए 48 घंटे से अधिक समय हो चुका है और जो 2 पाइलिंग मशीन है वो यहाँ पहुँच चुकी है, क्योंकि पहले वाली जो मशीन थी उसमें कोई टेक्निकल इशू आया और उसके बाद जो दूदू के बोरवेल के बराबर में एक गड्ढा और खोदा गया है एनडीआरएफ की टीम और जो अन्य जो टीम एसडीआरएफ की टीम है उनके द्वारा। और उस दौरान आप देखेंगे कि 20 फीट के करीब है वो गड्ढे की खुदाई हो चुकी है, लेकिन जहाँ पर आर्यन फंसा है वो लगभग 150 फीट के करीब है, वो दूरी बताई जा रही है। और उसको लेकर एक जो कह सकते हैं कि जो ये पाइलिंग मशीन आई है इसके माध्यम से इसकी दूसरा जो गड्ढा खोदा जा रहा है उसकी अब खुदाई फिर से स्टार्ट की जाएगी कुछ ही देर में। और उसके बाद है जो 20 फीट की जो दूरी बची हुई है 20 से 30 फीट की, इस दूरी को जो है खुदाई की जाएगी और फिर 6 से 7 फीट के अंदर जो जल और जो ये गड्ढा है इसके बीच में वो बनाया जाएगा। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा जो लोहे के ड्रम रखे हुए हैं, इन ड्रमों की कटाई कि ये जो लोहे के ड्रम रखे हुए हैं इन ड्रमों की कटाई हो चुकी है, क्योंकि इन्हीं ड्रमों के माध्यम से है जो इनके अंदर लोहे के जो कह सकते हैं कि रोड लगाए जाएंगे, जिससे क्या पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। और एक जो एनडीआरएफ या फिर जो एसडीआरएफ के जो टीम मेंबर है उसको कैप्सूल के माध्यम से गड्ढे के अंदर उतारा जाएगा और वही जो है जो 5 से 6 फीट की ये जो दूरी है उस दूरी को जो कह सकते हैं कि हाथ के माध्यम यानी मैनुअली है उसकी खुदाई की जाएगी और उसके बाद आर्यन को बाहर निकाला जाएगा। वहीं आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो दौसा पुलिस की जो तमाम जो फोर्स है वो यहाँ पहुँची हुई है और दूसरी छोर पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देखिए पूरे आसपास के जो इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ दौसा जिले के अंदर ये तीसरी घटना है। और कल जब किरोड़ीलाल मीणा और मुरलीलाल मीणा पहुँचे थे वो भी यहाँ बच्चे के परिजनों से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही आर्यन को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन जो है 48 घंटे से अधिक समय हो चुका है, अभी तक है आर्यन को बाहर नहीं निकाला गया है। और एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की 2 जो टीमें हैं वो लगातार कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से। चलिए, तो इस वक्त अभी काफ़ी काम बचा हुआ है, उम्मीद यही लगा रहे हैं और यही सब लोग प्रार्थना भी कर रहे होंगे कि आर्यन सकुशल बचा ली जाए। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। प्रायोजक हैं एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है सबसे बेहतर सबसे मजबूत और हर घर बनेगा ब्यूटीफुल साइट विद रेड वाइट। आइस बोला था लाने को, लद्दाख चला गया, पूछा फोन पे इतना बिजी क्यों है तो क्या बोला तू? हाँ, माउंटेन्स वर कॉलिंग। डॉक्टर जहांगीर उस दिन सनसेट देखने छज्जे पे चढ़ा, टूट गया। हाँ, तू किसने बोला घर की दीवार पे रॉक क्लाइंबिंग करने को? सफीना बदतमीजी। समझ गया। मेरे पास आप दोनों की प्रॉब्लम की मेडिसिन। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। हेलो मोटो। Motorola, India's leading 5G smartphone brand. वक्त हो चुका है मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉपिक ऑफ द डे का। बरवानी में हिंसा, संविधान के अपमान का आरोप।